एक ऐसा नाम जो समाज सेवा और मानवता के प्रतीक के रूप में प्रचारित हुआ करता था। यौन उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, हत्या और राजनीतिक साठगांठ। डेरा सच्चा सौदा के तीसरे प्रमुख के रूप में गुरमीत राम रहीम ने कार्यभार संभाला। जो चेहरा सेवा और भक्ति का दिखाया गया, उसके पीछे छिपे पापों का खुलासा तब हुआ कि एक ऐसा बाबा जो मल्टीनेशनल कंपनी के मालिकों से भी ज्यादा संपत्ति रखता है और फिर भी कहलाता है बाबा। एक ऐसा नाम जो समाज सेवा और मानवता के प्रतीक के रूप में प्रचारित हुआ करता था, आज अपनी काली करतूतों की वजह से पूरे देश में बदनाम है। हो सकता है आप भी कभी इनके आश्रम के आसपास गए हों ताकि आपकी कोई इच्छा पूरी हो सके या आपके मन को शांति मिल सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान की। राम रहीम के फॉलोअर उन्हें भगवान मानते थे, लेकिन उनका असली चेहरा कई आरोपों और अपराधों के खुलासे के बाद लोगों के सामने आया। यौन उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, हत्या और राजनीतिक साठगांठ जैसे गंभीर मामलों में दोषी पाए गए राम रहीम की कहानी उन तथाकथित गॉडमैन की असलियत को उजागर करती है जो धर्म के नाम पर मासूमों को ठगते हैं। आज हम इस वीडियो में राम रहीम के जीवन, अपराध और उनके गिरते साम्राज्य की चर्चा करेंगे। 1990 में डेरा सच्चा सौदा के तीसरे प्रमुख के रूप में गुरमीत राम रहीम ने कार्यभार संभाला। उनकी शुरुआत एक धार्मिक नेता के रूप में हुई, जिन्होंने सफाई अभियान, रक्तदान और अन्य सामाजिक कार्यों के जरिए लाखों फॉलोअर्स को अपनी तरफ खींचा। वे खुद को धर्मगुरु के साथ साथ गॉडमैन कहते थे और खुद को भगवान का अवतार भी मानते थे। उनके अनुयायी उन्हें पिताजी कहकर बुलाते थे, परंतु जो चेहरा सेवा और भक्ति का दिखाया गया, उसके पीछे छिपे पापों का खुलासा तब हुआ जब 2002 में एक साध्वी ने उनका असली चेहरा उजागर किया। सन 2002 में डेरा सच्चा सौदा की एक साध्वी ने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक चिट्ठी लिखा और उस चिट्ठी में साध्वी ने ये आरोप लगाया कि सिरसा में स्थित डेरा मुख्यालय में कई साध्वियों का यौन शोषण होता है। चिट्ठी में लिखा गया था कि बाबा की गुफा नामक स्थान पर साध्वियों को बुलाया जाता और उनके साथ जबरदस्ती की जाती। इस मामले ने देश भर में सनसनी फैला दी। ऐसा लगता है कि मैं ऐसा ढोंगी बाबा के बारे में He has been sentenced for 10 years for one offense. और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में जांच का आदेश दे दिया। इसी दौरान राम रहीम और उनके करीबी सहयोगी हनीप्रीत सिंह के रिश्ते को लेकर काफी चर्चाएं होने लगी। हनीप्रीत को राम रहीम की गोद ली हुई बेटी कहा जाता था, लेकिन उनके बीच रिश्तों को लेकर कई तरह की अफवाहें थी। कहा जाता है कि हनीप्रीत न सिर्फ राम रहीम के हर फैसले में शामिल रहती थी, बल्कि डेरा की सारी गतिविधियों में उसकी बड़ी भूमिका थी। 2017 में जब राम रहीम को सजा सुनाई गई और उनके समर्थकों ने हिंसा भड़काई, तब हनीप्रीत पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगा। उन्हें दंगों में शामिल होने, राम रहीम की सहायता करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हनीप्रीत की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस की जाँच में पता चला कि वे राम रहीम के बेहद करीब थी और उन्हें डेरा की अंदरूनी गतिविधियों की पूरी जानकारी थी। उनके खिलाफ साजिश रचने, हिंसा भड़काने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने जैसे आरोप लगे। उनके और राम रहीम के रिश्ते को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए, जो उनकी पिता पुत्री वाली छवि से बिल्कुल अलग थे। सीबीआई की जांच से ये पता चला कि डेरा मुख्यालय में साध्वियों को कैदियों की तरह रखा जाता था और उनके साथ दुर्व्यवहार और दुष्कर्म भी किए जाते थे और इन सब के लिए धर्म का सहारा लिया जाता था। यह मामला 15 साल तक चला, लेकिन आखिरकार 2017 में पंचकुला की एक विशेष अदालत ने राम रहीम को दोषी करार दिया और उन्हें 20 साल की सजा सुनाई। और इस सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन को सजा क्या हुई, मानो आफत ही आ गई। इस फैसले के बाद हरियाणा और पंजाब में हिंसा भड़क उठी। डेरा समर्थकों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिसमें 36 लोगों की मौत हुई और करोड़ों का नुकसान हुआ। सिर्फ यौन शोषण ही नहीं, राम रहीम पर हत्या जैसे गंभीर आरोप भी लगे। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने अपने पेपर पूरा सच में राम रहीम की काली करतूतों का पर्दाफाश किया और इसके कुछ दिनों बाद ही सन 2002 में पत्रकार रामचंद्र की हत्या कर दी जाती है। इस मामले की जांच में सामने आया कि हत्या राम रहीम के आदेश पर की गई थी। 2019 में सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में राम रहीम को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इस बार फर्क इतना था कि हिंसा नहीं भड़की। शायद धीरे धीरे लोगों को ये समझने लगा था कि जिन्हें ये लोग पिताजी कह के बुलाते हैं, वह तो इंसान कहने के लायक भी नहीं। यह घटना दर्शाती है कि राम रहीम ने अपनी ताकतों का इस्तेमाल सिर्फ धर्म के प्रचार के लिए नहीं, बल्कि अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए भी किया, और वह भी इस कदर कि उन्हें जान से ही मार दिया। यह उनकी आपराधिक मानसिकता का स्पष्ट प्रमाण है। राम रहीम का राजनीतिक प्रभाव भी अपने आप में एक चर्चा का विषय था।
डेरा सच्चा सौदा के पास हरियाणा और पंजाब की कई जिलों में भारी संख्या में अनुयायी हैं। यही वजह थी कि चुनावों के दौरान नेता बाबा के दरबार में जाकर समर्थन मांगते थे। डेरा ने 2007 और 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को खुले तौर पर समर्थन दिया। कहा जाता है कि बाबा के पास कई राजनीतिक रहस्य थे जिनका वे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। राजनीतिक संरक्षण के चलते उनके खिलाफ जांच में हमेशा देरी होती रही। इसके अलावा बाबा के ऊपर डेरा की संपत्ति का दुरुपयोग करने और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने फॉलोअर्स के पैसे का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा। डेरा सच्चा सौदा की संपत्ति अरबों में है, जिसमें कई व्यवसायिक परियोजनाएं भी शामिल है। अब आप खुद सोचिए कि एक ऐसा बाबा जो मल्टीनेशनल कंपनी के मालिकों से भी ज्यादा संपत्ति रखता है और फिर भी कहलाता है बाबा। राम रहीम ने अपने आप को धर्म और राजनीति तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने फिल्म और संगीत की दुनिया में भी अपने कदम रखे। उन्होंने कुछ फिल्में बनाई और उसमें वो खुद बतौर हीरो के तौर पे रोल प्ले किया। बायोपिक्स का भी चलन तो कुछ ऐसा है ना कि कर्म कांड करते चलो और बायोपिक बना के उन्हें धो डालो। इन फिल्मों में उन्होंने खुद को एक सुपर हीरो की तरह पेश किया जो बुराई के खिलाफ लड़ता। हालांकि यह सिर्फ एक फेकेट था जो उनके असली चेहरे को छुपाने के लिए किया गया। राम रहीम के लिए सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दा बना उनके आश्रम का वो गुफा जिसमें साध्वियों को रखा जाता था। यह गुफा डेरा मुख्यालय का सबसे गुप्त हिस्सा था जहाँ केवल राम रहीम और चुनिंदा लोग ही जा सकते थे। यहाँ साध्वियों का यौन शोषण होता था और वे बाबा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। राम रहीम का साम्राज्य एक समय बहुत मजबूत हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे उनके खिलाफ आरोपों की गूंज बढ़ती गई उनका साम्राज्य गिरने लगा और 2017 में यौन शोषण मामले में उन्हें सजा सुनाए जाने के बाद उनका प्रभाव और भी कम हो गया। 2023 और 2024 में उनके ऊपर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के भी मामले दर्ज हुए। कई रिपोर्ट्स के अनुसार राम रहीम ने अपने फॉलोअर्स के पैसे का इस्तेमाल करके निजी संपत्ति खड़ी की। राम रहीम की कहानी उन सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन की सच्चाई को उजागर करती है जो धर्म के नाम पे लोगों को ठगते हैं। राम रहीम ने धर्म, सेवा और आध्यात्मिकता का इस्तेमाल करके अपनी आपराधिक गतिविधियों को छुपाया। आज राम रहीम जेल में है, लेकिन उनके कुछ अनुयायी का समर्थन अभी भी बना हुआ है। यह हमारे समाज के लिए एक बड़ा सवाल है कि आखिर कब हम ऐसे ढोंगी बाबाओं के अगेंस्ट सख्त कदम उठाएंगे। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।